हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउट लुक क्लासेस में। मैं हूं नीरज और आज हम लोग अपना यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट तीसरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल वैसे टाइम कम था इसलिए कल कम क्वेश्चन हो पाए थे। आज मैंने उसको सोचा कवर करने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है, चोल वंश का फाउंडर कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है आप लोग देखेंगे। पहला है सिंह विष्णु, विजयालय, दंतीदुर्ग और उपेंद्र राज। तो जो चोल वंश का संस्थापक था वो था विजयालय। ठीक है, अब उसके अलावा जो तीन और ऑप्शन है, सिंह विष्णु, दंतीदुर्ग और उपेंद्र राज, ये किसके हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो सिंह विष्णु जो थे वो थे पल्लव वंश के संस्थापक। ठीक है, दंतीदुर्ग जो थे वो थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक और जो उपेंद्र राज थे ये थे आपके परमार वंश के संस्थापक। ठीक है, तो जो आपका सवाल है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे, सिंह विष्णु पल्लव वंश के, दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट के और उपेंद्र राज जो थे वो परमार वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट जो सवाल है, कौन सा शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात, ठीक है, ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, बिंदुसार और अजातशत्रु। देखिए अशोक जो है ना, तो ये तो मौर्य वंश के शासक थे, इनको बोला जाता था रान्यो अशोक। कर्नाटका में एक जगह है कंगनहल्ली। ठीक है, तो कंगनहल्ली से एक शिलालेख मिला था। कंगनहल्ली, कंगनहल्ली में सम्राट अशोक को रान्यो अशोक मतलब लिखा मिलता है। ठीक है, और ये कंगनहल्ली कहाँ है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट है बिंबिसार। तो बिंबिसार जो थे वो थे हर्यक वंश के शासक और जो अजातशत्रु हैं ये भी हर्यक वंश के शासक थे। अब देखिए जो सवाल है अमित्रघात ना, तो अमित्रघात जो है वो बिंदुसार को बोला जाता था। बिंदुसार कौन था, देखिए मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक। बिंदुसार के बेटे का क्या नाम था, अशोक। ठीक है, और अजातशत्रु का उपनाम था, अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे, ये बिंबिसार के पुत्र थे और अजातशत्रु का उपनाम जो था कुणिक था। देखिए आपके प्रत्येक सवाल में मैंने ऑप्शन को ऐसे सेट किया है कि प्रत्येक जो ऑप्शन है उसके साथ भी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो अगर यहाँ पे 30 सवाल भी सॉल्व करता हूं ना, तो आपको एटलीस्ट 100+ फैक्ट जो है वो आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक और जो बिंदुसार था वो था अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है, और त्रिरत्न किसको के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से तीन तो त्रिरत्न हो गए बौद्ध धर्म के, लेकिन एक ऐसा होगा जो नहीं है। तो जैसे बुद्ध है, धम्म है, संघ है और उपसंपदा है। तो देखिए ये जो तीनों हैं ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के। देखिए उपसंपदा जो है, उपसंपदा का संबंध भी बौद्ध धर्म से है, लेकिन वो त्रिरत्न में नहीं आता है। इसका मतलब होता है उपसंपदा का बौद्ध धर्म में जो शामिल होने की प्रक्रिया की, कोई व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो बौद्ध धर्म में अगर उसे जाना है तो वो जो प्रक्रिया थी, प्रोसीजर थी, उसको उपसंपदा बोलते हैं। ठीक है ना, प्रक्रिया किसमें, बौद्ध धर्म में शामिल होने की जो प्रक्रिया है उसको उपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट है, सित्तनवासल की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। देखिए यूपी पुलिस में गुफाएं कई बार पूछा है। ठीक है, कई, तो मैं सोच रहा हूं कि जितने भी हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो हर में एक एक गुफा तो डिस्कस कर लें, तो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं उसके। तो जैसे है सित्तनवासल की गुफाएं, देखिए ये जो है तमिलनाडु में स्थित है और जो सित्तनवासल की गुफा है ये जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म। ठीक है, देखिए कुछ गुफाएं और है तो जैसे महाराष्ट्र का, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। महाराष्ट्र में फेमस है, एक हो गया आपका अजंता की गुफा, एक हो गया एलोरा की गुफा, ठीक है, एक हो गया एलिफेंटा की गुफा, ठीक है, और एक हो गया कन्हेरी की गुफा। ठीक है, कन्हेरी की, ये चारों जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है आपके, इनको ध्यान में रखिएगा। इनमें से तो ये तीन ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है।
ठीक है, अलग अलग डेट पर इन तीनों को, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं को। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, वैदिक काल में कौन सी नदी वितस्ता के नाम से जानी जाती थी? वितस्ता। देखिए वैदिक काल में कई सारी ऐसी नदियां हैं वो अलग नाम से जानी जाती थी, आज उसको हम लोग किसी अन्य नाम से जानते हैं। तो जैसे झेलम हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया, सतलज हो गया। तो वितस्ता जो है वो झेलम को बोला जाता था, ठीक है। रावी को क्या बोला जाता था? रावी को बोला जाता था परुष्णी, रावी। और ये रावी का जो नाम है परुष्णी, कई एग्जाम में पूछा, कई सारे एग्जाम्स में पूछा है, ठीक है। चिनाब है उसको बोला जाता था अस्किनी, और जो सतलज है उसको बोला जाता है सतुद्री। तो ये तीन नाम आप ध्यान रखिएगा। देखिए झेलम का हो गया वितस्ता, रावी को बोलते हैं परुष्णी, चिनाब को अस्किनी और सतलज को सतुद्री, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और मोहनजोदड़ो। देखिए जो जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं वो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। लोथल जो है एक प्रकार का बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, कहां है प्रेजेंट में? गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। धौलावीरा ये भी आपके गुजरात में है। यहां से जल प्रबंधन जो प्रणाली है उसके बारे में जानकारी मिलती है धौलावीरा से। किसकी मिलती है? जल प्रबंधन प्रणाली। ठीक है। और है मोहनजोदड़ो, तो यहां से स्नानागार जो है, बृहद स्नानागार, उनकी प्राप्ति हुई है। ये वर्तमान समय में आपके पाकिस्तान में लोकेटेड है। कहां पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। जूनागढ़ या गिरनार, जूनागढ़ को ही गिरनार अभिलेख बोलते हैं, इसका संबंध किस शासक से है? ठीक है। तो पहला है खारवेल, पुलकेशिन द्वितीय, गौतमी बलश्री और रुद्रदामन। देखिए जो खारवेल है ना, तो ये कलिंग शासक थे, कलिंग शासक थे, और इनके लिए जो अभिलेख फेमस है उसको बोलते हैं हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, ठीक है। जो पुलकेशिन द्वितीय है, तो पुलकेशिन द्वितीय शासक कौन है? आपको ये ध्यान रखना, चालुक्य शासक है, ठीक है ना। तो इनके लिए एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख। गौतमी बलश्री ये सातवाहन वंश के शासक हैं, सातवाहन, और सातवाहनों का शासक प्रेजेंट टाइम में जो दक्कन वाला एरिया है, महाराष्ट्र वाला, उसमें था। और इनका, इनसे जो एक अभिलेख फेमस है वो है नासिक। और जो रुद्रदामन है इनका संबंध है जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रदामन शक शासक थे। तो आपको देखिए खारवेल, हाथी गुम्फा, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, एहोल जो अभिलेख है ना उसके बारे में जानकारी मिलती है, रवि कीर्ति करके थे, उन्होंने लिखा था एहोल अभिलेख को, ठीक है। और गौतमी बलश्री सातवाहन शासक थे, इनका कौन था? नासिक अभिलेख था। नेक्स्ट सवाल है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? मुद्रा, देखिए पुस्तक आप जाके अपना यूपी पुलिस का जब पीवाईक्यू देखेंगे ना, आप देखेंगे कि हर पेपर में दो बुक, एक बुक, दो बुक, मतलब ऐसे लगातार आपसे पूछे गए हैं। तो इसलिए बुक वाले क्वेश्चन भी मैंने सोचा कि एक दो रख लूं, है ना। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। इसका आंसर रखिए विशाख दत्त। देखिए हर्ष चरित्र जो है वो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। बाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन जो थे उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। अश्वघोष, देखिए अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी है, उसको बोलते हैं अश्वघोष जो थे उन्होंने लिखा एक पुस्तक, उसका नाम है, उसको बोलते हैं बौद्धों का, एक्चुअली में वो उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बौद्धों का रामायण, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और नागार्जुन जो थे उन्होंने लिखी है माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र, ठीक है ना। जो नागार्जुन थे, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का आइंस्टीन। देखिए आइंस्टीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि आइंस्टीन ने एक सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था, वो सापेक्षता का सिद्धांत माध्यमिक सूत्र में मिलता है। माध्यमिक सूत्र जो नागार्जुन की रचना है उसमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गीता रहस्य केसरी एवं मराठा किनकी प्रसिद्ध पुस्तक या पत्रिका है? क्योंकि इसमें एक पुस्तक भी है, कुछ पत्रिकाएं भी है, तो कौन, इसलिए दोनों है, प्रसिद्ध पुस्तक और पत्रिका है, ठीक है।
तो ऑप्शन में है कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज देखिएगा, इनमें से कोई एक ऐसा आपको समझ में आ रहा है जो व्यक्ति मराठा हो, वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, गीता रहस्य जो है या केसरी और मराठा, ये तीनों बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की एक फेमस रचना आनंद मठ, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एक और आज बताने जा रहा हूं, वो है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी इस बात के एमपीपीएससी में, मध्य प्रदेश के पीसीएस में ये सवाल पूछा गया था कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। फिर अरविंद घोष, तो एक पुस्तक है द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, ये है अरविंद घोष की। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूल और दादा भाई नौरोजी। देखिए जो प्रथम अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था। ठीक है ना, और जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम। ठीक है, और जो जॉर्ज यूल थे वो प्रथम यूरोपीय थे, या प्रथम ब्रिटिश, प्रथम यूरोपीय। ठीक है, जॉर्ज यूल कह सकते हैं। और जो दादा भाई नौरोजी हैं इनको ग्रैंड मैन ऑफ, है ना, मतलब कि भारतीय, इसको हम लोग एक प्रकार से कहें पितामह जो बोला जाता था भारतीय राजनीति का, भारतीय राजनीति का पितामह। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर थी, इन्होंने 1839 में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन के लिए जाने जाते हैं, रामकृष्ण मिशन। कब की थी, डेट इसका किस वर्ष किया था ये भी पूछा जा सकता है, 1897। और जो आर्य समाज है वो 1875। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी, विश्व भारती की स्थापना की थी। अगला है 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। देखिए 42वें संविधान संशोधन को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कई सारे प्रावधानों को बदला गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया था, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे किसे कहा गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहा गया था 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है, और ये किनके कार्यकाल में किया गया था, ये भी आपको नाम ध्यान रखना, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में किया गया था, इंदिरा गांधी। ठीक है, अब 42वें संविधान संशोधन में मैंने जैसे बताया कि कई सारे प्रावधान में चेंज किया गया था, उनमें क्या था, एक प्रस्तावना भी था। तो प्रस्तावना में कई सारी चीजें तो पहले से थी मूल संविधान में जो था, बट क्या किया गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। तो बोला गया कौन सा शामिल नहीं किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो गणराज्य जो है। क्यों, क्योंकि गणराज्य ना प्रस्तावना में जो मूल प्रस्तावना थी वो उसी में था। ठीक है, तो हम लोगों का ये आंसर हो जाएगा। बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था प्रस्तावना में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया है, जापान के संविधान से।
संसदीय शासन प्रणाली, राज्य नीति निर्देशक तत्व, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और संविधान की संशोधन प्रक्रिया। तो इसमें जो सी ऑप्शन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको जापान के संविधान से लिया गया है। देखिए संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ अपनाई गई है, तो हम लोग किनके गुलाम थे? ब्रिटिशर्स के। तो आपको ऐसे याद रखना कि जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटिश से लिया गया है, ठीक है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड। और लास्ट में संविधान की संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? वो हम लोगों ने लिया है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट सवाल है कि कौन भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है? विधिक मामलों में यदि भारत सरकार को सलाह चाहिए तो वो कौन सा अधिकारी होता है जो भारत सरकार को सलाह देता है? जैसे अगर कानून बनाना है तो कानून बनाने में कई बार कुछ कानूनी दावपेच होते हैं, शब्दावली होती है कि किस चीज़ को हम शामिल कर सकते हैं अपने कानून में, नहीं है ना, उसका पूरा क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये अगर ये सुप्रीम कोर्ट में अगर गया सपोज तो क्या ये हम लोगों का कानून निरस्त तो नहीं करना पड़ जाएगा। तो इससे सलाह भारत सरकार क्या है, कानून बनाने के लिए क्या करती है? सलाह लेती है। तो वो कौन अधिकारी होता है जो सलाह देता है? ऑप्शन में आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत सरकार का विधि सचिव, महान्यायवादी या महाधिवक्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाधिवक्ता, सॉरी महान न्यायवादी। महान न्यायवादी वो अधिकारी होता है जो विधिक मामलों में भारत सरकार को सलाह प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति जरूर पूछता है कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति। और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य सरकार का जो सबसे प्रमुख विधिक सलाहकार होगा वो उसको बोलते हैं महाधिवक्ता, राज्य सरकारों के लिए, ठीक है। इनका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है ये भी आप लोग ध्यान रखिए, आर्टिकल 165। अब देखिएगा एक हायरार्की होती है ना, अगर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो महाधिवक्ता चूंकि राज्य के लिए होते हैं तो आपको ध्यान रखना कि इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेंगे, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट है धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 109, 110, 123 और 124। धन विधेयक की परिभाषा देखिए, अनुच्छेद जो 109 है उसमें धन विधेयक की बात तो की गई है लेकिन परिभाषा नहीं दी गई है। धन विधेयक की जो प्रक्रिया होता है, धन विधेयक का प्रक्रिया, धन विधेयक की विशेष, अब इसमें विशेष क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए जब आप आर्टिकल 109 पढ़ेंगे ना तो उसमें ये लिखा होगा कि धन विधेयक को राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता, मतलब राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो ये बात 109 में बताई गई है। फिर ये बताया गया है कि जो धन विधेयक होता है तो राज्यसभा में जब भेजा जाता है लोकसभा के बाद तो 14 दिन तक ही राज्यसभा उसे अपने पास रख सकती है। यदि राज्यसभा ने 14 दिन के भीतर उस पर अपनी सहमति नहीं व्यक्त की या उसे नहीं भेजा तो वापस में वो पास किया हुआ माना जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये 109 में दिया गया है। और जो धन विधेयक की परिभाषा की डिफिनेशन की जो बात आती है वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अनुच्छेद 110 में परिभाषा की बात की गई है। तो आप ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, अगर विशेष प्रक्रिया पूछे तो ही अनुच्छेद 109 लगा के आइएगा, ठीक है। अगर परिभाषा पूछे तो 110 लगा के आना है आपको। अनुच्छेद 123 का संबंध क्या है? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने वाली जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है। राज्यपाल के लिए अगर पूछ ले तो आप लोगों को 213 याद रखना है। देखिए 123 और 213 थोड़ा सा उल्टा पलटा है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो 123 में है और राज्यपाल 213 में है। अनुच्छेद 124 में जो हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना की बात की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों की कितनी संख्या से अधिक नहीं हो सकता? देखिए जो केंद्र सरकार होती है, संघ सरकार और एक राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार या संघ सरकार जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है लोकसभा के, ठीक है। और जो राज्य सरकार होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के,
विधानसभा के। इसीलिए क्या होता है कि केंद्र सरकार के मामले में या संघ सरकार के मामले में जितनी उनकी सदस्य संख्या होगी उस सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री परिषद में लोग हो सकते हैं। और सेम चीजें विधानसभा के मामले में भी है कि किसी राज्यसभा में जितने विधानसभा मेंबर होंगे उनका 15% से ज्यादा मंत्री परिषद में शामिल नहीं हो सकते। और सेम चीज संघ सरकार के लिए भी होती है कि लोकसभा में जितने मेंबर हैं, आप प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 543 हैं, तो 543 का आप लोग 15% निकाल लीजिएगा, इससे ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। 15% ये होता है मंत्री परिषद। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे कभी पूछ ले कि 15% की मतलब लोकसभा और विधानसभा क्यों, क्योंकि जो जनता चुन के जाते हैं, जनता जिनको चुनती है ना, वो लोग लोकसभा के प्रति और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए लोकसभा और विधानसभा ही संविधान में वर्णन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 15%। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 52, 356, 360 और 368। देखिए जो 352 है वो राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है, नेशनल इमरजेंसी हम लोग हमेशा सुनते हैं। 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, राष्ट्रपति शासन। और 360 जो है वो वित्तीय आपात की बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल या आर्टिकल 360 की जरूरत नहीं पड़ी है। और जो 368 है वो हमारा संबंधित है संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु किस पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी। देखिए इसका जो आंसर है वो है डी। अगर आप एक मैप देखेंगे ना भारत का, ठीक है ना, देखिए ये है पूरा वेस्टर्न घाट और ये है आपका ईस्टर्न घाट। तो जहां पे मिलती है ये वाला हिस्सा कहलाता है आपका नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है उसको बोला जाता है दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा। देखिए नीलगिरी पहाड़ी है ना, नीलगिरी पहाड़ी के नीचे आपको अन्नामलाई पहाड़ी मिलेगी, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई। अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी जो हो गई ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च, ये है सर्वोच्च चोटी। तो नीलगिरी पहाड़ी के नीचे है आपका अन्नामलाई और अन्नामलाई के नीचे है कार्डेमम पहाड़ी, ये वाली कार्डेमम पहाड़ी नीचे है। इसको पश्चिमी घाट का, वेस्टर्न घाट का विस्तार भी बोला जाता है कार्डेमम पहाड़ी को। तो कभी आपसे पूछे कि वेस्टर्न घाट का विस्तार कौन सी पहाड़ी है, तो कार्डेमम पहाड़ी होगी। और जो सतपुड़ा पहाड़ी है ये आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगर मतलब मैं मैप में, अगर मैं ऐसे मैप में जाऊं, हालांकि ये मैप पैरामीटर्स पे नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान है। तो यहाँ वाला जो हिस्सा है ये आपका, ये सतपुड़ा हो जाएगा। अब ये सतपुड़ा में आप इसको, ये वाला है वो राजपीपला कहलाती है, राजपीपला की पहाड़ी है। ये महादेव और ये जो है मैकाल, ये मैकाल पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिलती है। हमीरपुर, इटावा, कन्नौज और बांदा। तो इसका सही आंसर है आपका इटावा। इटावा जो है वहां पे चंबल नदी यमुना में मिलती है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू से होता है, ठीक है, मध्य प्रदेश के महू से होता है। इसके अलावा हमीरपुर जो है यहां पे बेतवा नदी मिलती है यमुना से, ठीक है ना। कन्नौज में रामगंगा नदी, गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, कई बार आपके पेपर में पूछा गंगा नदी जो है वो यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा बिजनौर। जो आपका बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां से गंगा नदी यूपी में इंटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका
निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण किया जाता है? शिव समुद्रम ऑप्शन में है शरावती, नर्मदा, कावेरी और इंद्रावती। देखिए जो शरावती नदी है तो ये जोग जलप्रपात है, जोग, और इसी जलप्रपात को गरसोप्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरसोप्पा जलप्रपात। तो ये शरावती नदी पर। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ये धुआंधार जलप्रपात जो है, धुआंधार एक वाटरफॉल है, ठीक है ना, वो नर्मदा नदी पर बनती है। कावेरी नदी जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात का जो निर्माण है वो कावेरी नदी कहती है। और इंद्रावती ये चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती है। चित्रकूट जलप्रपात को क्या एक उपनाम बोलते हैं? भारत का नियाग्रा फॉल्स बोलते हैं इसको, भारत का नियाग्रा फॉल्स बोलते हैं चित्रकूट को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है आपका, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध गुदुम हिसानी तथा बादाम पहाड़। देखिए हम लोग जब प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे थे ना, तो एक बैलाडीला खान के बारे में पूछा था कि बैलाडीला जो है पहाड़ी वो कहाँ है, वो लौह अयस्क के लिए था, वो छत्तीसगढ़ में था। अब गुदुम हिसानी और बादाम पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका सही आंसर उड़ीसा, ठीक है। गुदुम हिसानी और बादाम पहाड़ ये लौह अयस्क के लिए फेमस है और ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अगला है आपका, कौन सी एक प्रमुख रिफाइनरी है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित रिफाइनरी डिगबोई, नूनमाटी और बोगईगांव, तातीपाका। इसका सही आंसर है तातीपाका। जो तातीपाका रिफाइनरी है वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित, और ये तीनों बाकी इनको जरूर याद रखिएगा, ये आपके असम में है। तीनों कहां पे है? असम में, डिगबोई, नूनमाटी और बोगईगांव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीन वलित पर्वत उत्तर अमेरिका में स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में। देखिए नवीन वलित पर्वत उन पर्वतों को बोलते हैं कि जिनका निर्माण अभी भी जारी है, ठीक है ना। तो वो नवीन का मतलब ये हो जाएगा कि अभी वो बनी रहे लगातार, ठीक है। तो आल्प्स, एंडीज, रॉकी और एटलस, देखिए चारों जो हैं, चार के चारों नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्ड माउंटेन ही है। बट पूछा है हमारा कि उत्तर अमेरिका में कौन सा, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा स्थित है, तो वो हो जाएगा रॉकी। देखिए आल्प्स जो पर्वत है आपका वो यूरोप में है। कहां पे है? यूरोप में। जो एंडीज है वो कहां पे है? वो दक्षिण अमेरिका में है। कहां पे है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज ना विश्व की लेंथ के मामले में विश्व की सर्वोच्च मतलब पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। और एटलस जो है वो आपके अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे ना, अफ्रीका का ये वाला मैप, अफ्रीका का मैप ऐसे ही तो है। तो जो माउंट एटलस है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है ये एटलस, ठीक है। और एक और यहाँ पे एक पर्वत है उसको बोलते हैं ड्रकेंसबर्ग पर्वत, यहाँ पे एक और है उसको बोलते हैं ड्रकेंसबर्ग पर्वत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? विश्व की ताजे पानी की सबसे, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, बैकाल झील, वान झील। देखिए कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। लेकिन जब आपसे पूछे कि ताजे पानी की, जो सवाल है आपका ताजे पानी की ना, तो वो हो जाएगा सुपीरियर झील। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये यूएसए और कनाडा के बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में है। तो ताजे पानी की हो गई। बैकाल झील ये कहाँ है? ये है आपके रूस में। और ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील, ठीक है। और यह वान झील। देखिए जब आपसे ताजे पानी की झील पूछ सकता है तो खारे पानी की भी पूछ सकता है। तो खारे पानी की, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है आपकी वान झील। और ये है कहाँ, लोकेटेड कहाँ पे, वो ज्यादा जरूरी है, वो है तुर्की में, तुर्की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का सवाल है, दूध के आपेक्षिक घनत्व को किसमें मापा जाता है? लैक्टोमीटर, फैदोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। देखिए दूध का जो आपेक्षिक घनत्व है ना उसको मापा जाता है लैक्टोमीटर से। फैदोमीटर से आप क्या माप सकते हैं? समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई आप माप सकते हैं फैदोमीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता। और जो बैरोमीटर है उससे मापा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि
वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की मोटाई का मात्रक है? मतलब ओजोन परत की अगर आपको मोटाई मापनी है, किससे मापनी है? ऑप्शन में है आपके डॉप्सन, डेसिबल, एंगस्ट्रॉम या क्यूसेक। देखिए, जो डॉप्सन है ना, इससे आप ओजोन परत की मोटाई माप सकते हैं। डेसिबल से आप क्या मापते हैं? डेसिबल, डेसिबल से क्या मापा जाता है? ठीक है ना। तो एक मिनट, अब जैसे ओजोन परत के बारे में 2-3 पॉइंट और है। ओजोन परत के बारे में 2-3 पॉइंट है कि ओजोन परत पाई कहाँ जाती है। तो ये हो गया आपके समताप मंडल में, समताप मंडल में। ठीक है, और ओजोन परत का काम क्या है, एक ये भी जरूरी है। ओजोन परत क्या काम करता है? ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, इनको आने से रोकती है। ठीक है ना। क्यूसेक जो होता है वो क्या करता है? जल प्रवाह की दर को मापता है, जल प्रवाह की दर को मापता है। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। एंगस्ट्रॉम क्या करता है? वो वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? झांसी, कानपुर, चित्रकूट और ललितपुर। तो इसका सही जो आंसर है वो है ललितपुर। ललितपुर में आपके दशावतार का मंदिर है। ठीक है, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस मेले का आयोजन लखीमपुर खीरी जिले में किया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है, मथुरा जिले में सर्वाधिक मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। लेकिन पूछा है यहाँ पे लखीमपुर खीरी। देखिए, लखीमपुर खीरी जो है आपका ना, वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। और गोला गोकर्णनाथ जो मेला है उसका आयोजन लखीमपुर खीरी में होता है। कुंभ मेला आप लोग सब लोग जानते होंगे, मुझे लगता है ये है ना, प्रयागराज में होता है। ठीक है ना। देवी पाटन जो मेला है वो होता है आपके बलरामपुर में, बलरामपुर में। ठीक है ना। और जो नक कटैया मेला है वो होता है वाराणसी में, वाराणसी में होता है। अगला विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 1 जुलाई, 14 अगस्त, 23 अगस्त। देखिए, विश्व तंबाकू जो रोधी दिवस है वो मनाया जाता है 31 मई को। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। देखिए, आज हम लोग जब ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 14 अगस्त है। ठीक है ना। 14 अगस्त आज ही के दिन क्या है? विभाजन विभीषिका दिवस मनाई जाती है। विभाजन विभीषिका, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, और जो 23 अगस्त है, तो भारत सरकार ने कुछ समय पहले अनाउंस किया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने के लिए इसको अनाउंस किया है, अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आसियान। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, जकार्ता, काठमांडू और नैरोबी में। देखिए, मनीला में जो है ना, एशियाई विकास बैंक, जिसको AADB बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है, आसियान का। काठमांडू में आपका सार्क का मुख्यालय है, और नैरोबी में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? देखिए, मुद्रा पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो मैंने सोचा क्वेश्चन मुद्रा पे डाल देते हैं। बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो है टका। मलेशिया की जो मुद्रा है वो है रिंगित। ठीक है, थाईलैंड की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं बाहत, और भूटान का जो मुद्रा है उसको बोलते हैं नगुल्ट्रम। एक आप चीन की मुद्रा याद रखिएगा, चीन की रैनमिंबी जो होती है, रैनमिंबी, ये चीन की मुद्रा है। ठीक है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? 1924, 1937, 1939, 1940। तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि मध्य हिमालय
को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, हिमालय जो है ना, हिमालय के 3 पोर्शन होते हैं। एक तो मतलब होता है ट्रांस हिमालय, 3 होते हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय को ना पूरे मतलब एक उसके पूरे लंबाई में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है, तो जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी बोला जाता है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। जो ये महाभारत श्रेणी है, तो ये बोला जाता है आपके नेपाल में। धौलाधर जो श्रेणी है वो बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में। और जो नाग टिब्बा है वो उसको मध्य हिमालय को उत्तराखंड में नाग टिब्बा बोला जाता है। तो आपको ये चारों नाम याद में रखना है। महाभारत श्रेणी नेपाल में, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा की श्रेणी उत्तराखंड में और पीर पंजाल की श्रेणी जम्मू कश्मीर में। तो मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से? पीर पंजाल के नाम से। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो उसका हो जाएगा आपका C 108 में। ठीक है ना, 108 में बात की गई है संयुक्त अधिवेशन की। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए, अनुच्छेद 112 जो इसमें है उसका सीधा है कि जब हम लोग बजट की बात करते हैं ना, राष्ट्रीय जो वित्तीय विवरण होता है हम लोगों का, वार्षिक वित्तीय विवरण, वो अनुच्छेद 112 में है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे? देखिए, 40 जो है ना वो कई सारे पेपर में पूछा गया है, चाहे वो CGL में हो, CHSL में हो, कई सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये सवाल रखा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायतों का संगठन। जो अनुच्छेद 40 है वो DPSP के अंतर्गत आता है। DPSP जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी। और ये जो आर्टिकल है 36 से 51 तक आता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों के संगठन से। समान सिविल संहिता ये है अनुच्छेद 44, इसके लिए याद रखिएगा। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये आता है 48 में। और जो नीचे है आपका पर्यावरण वाला, पर्यावरण का संरक्षण, ये हो जाएगा 48A में। ठीक है, तो ये आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। और आज हम लोग ये कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम एक जो चैनल है ना, उसमें आप लोग जरूर विजिट करिएगा। यहाँ आपको PDF वगैरह मिलेगा। आउटलुक क्लासेस के नाम से हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जरूर एक बार विजिट करिएगा। आपको पूरे जो PDF वगैरह है वो इसी चैनल में दिए जाएंगे। धन्यवाद।